नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज कांग्रेस कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों के विरोध में मोटरसाइकिल को रिक्शों ठेलों पर लाद कर जुलूस निकाला। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह खुद ट्रैक्टर पर बैठ गए, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धक्के मारते हुए पार्टी कार्यालय से रिक्शा स्टैंड नेहरू हाल से होते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा विरोधी नारे भी लगा रहे थे। जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा, जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई आसमान छू रही है और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल का दाम पेट्रोल के दाम को पार कर गया है। जबकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान कच्चे तेल के दाम में भाजपा के कार्यकाल के समय कच्चे तेल के दाम में जमीन आसमान का अंतर है। आइए सुनाते हैं जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए, आप सब लोगों को मालूम है, पूरे देश के मालूम है कि जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने तमाम नारे दिए थे कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं समझता हूं कि अब की बार मोदी सरकार छठे साल को पूरा करते हुए 7वें साल में प्रवेश कर चुकी है और पहली बार इतिहास में डीजल का दाम पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गया है। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि इनके समय की महंगाई और कांग्रेस के समय की महंगाई में बेसिक अंतर है। कांग्रेस के समय में 130 रुपये प्रति बैरल क्रूड ऑयल खरीदा जाता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इनके समय में 25 रुपये प्रति बैरल क्रूड ऑयल खरीदा जाता है। उसके बावजूद भी इन्होंने तेल का दाम 81 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, 80 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। मैं आपके माध्यम से देश की आवाम को, देश के किसान को, बेरोजगार को, नौजवान को मैं सचेत करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि यह सरकार आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेगी। आज हमारे प्रदर्शन करने का उद्देश्य था कि देश का किसान आज गाँव में बुआई रोपाई के काम में लगा हुआ है, उसको डीजल की आवश्यकता है। हमें अगर इंजन में अगर ट्यूबवेल में अगर हमको पंपिंग सेट में हमको डीजल का प्रयोग करना है, ट्रैक्टर में डीजल का प्रयोग करना है, किसान को अपने नातेदारी, रिश्तेदारी और किसानी से संबंधित बीज आदि खरीदने के लिए भी हमें मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल करना है। और आपने पेट्रोल डीजल का दाम ऐसे परिस्थिति में भी कम कर दिया है कि एक तरफ कोरोना नाम की महामारी से किसान की आय, व्यापारी की आय, देश की आम जनता की आय को आपने समाप्त करने का काम किया, दूसरी तरफ आपने डीजल पेट्रोल बढ़ाने का काम किया। जब आज के पहले, कोरोना महामारी के पहले, जब आपने डीजल पेट्रोल का दाम आप बढ़ाते थे तो आप कहते थे मैं सेविंग कर रहा हूं, देश के विकास में लगाऊंगा। मैं मोदी जी और योगी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने विगत 5 सालों में सस्ते क्रूड ऑयल के खरीदने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपने महंगे दर पर डीजल पेट्रोल बेचा इस देश में, जो कलेक्शन लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का हुआ है, आज इस महामारी के दौर में आपने कहाँ काम खर्च करने का काम आप कर रहे हैं। आपने रिजर्व बैंक से रिजर्व फंड तक को ले लिया, प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनियां प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच डाली और हमारा किसान, बेरोजगार, नौजवान आत्महत्या के कगार पर है। और योगी मोदी जी, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, देश की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आपको डीजल पेट्रोल का दाम कम करना पड़ेगा। और विगत 6 सालों में डीजल पेट्रोल के दाम से जो आपने नाजायज़ धन इकट्ठा किया है, अपने किन उद्योगपतियों साथियों को देने का काम किया है, यह भी आज नहीं तो कल देश की जनता को आपको बताना पड़ेगा। देश का किसान बेहाल है, उसके पास ट्रैक्टर में डालने के लिए डीजल नहीं है, इसलिए एक किसान का बेटा ट्रैक्टर के माध्यम से प्रतीकात्मक प्रदर्शन जो है डीजल के अभाव में कर रहा है कि हमारी खेती कैसे होगी, हमारी रुपाई निराई कैसे होगी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपने क्रूड ऑयल का दाम जो है कम दर पे खरीदा है और लगभग 3 गुना दामों पर लगभग 5 सालों से आप डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं। आज महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने वही हरकत शुरू कर दी। आपको शर्म तक नहीं आती। आपने कहा था मैं व्यापारी हूँ, आप व्यापार कर रहे हैं देश की जनता के साथ। आपको देश की जनता के साथ व्यापार करना बंद करना पड़ेगा और देश की जनता की ज़रूरतों को समझते हुए डीजल पेट्रोल का दाम कम करने के साथ साथ विगत 6 सालों में जो आपको लूट की है उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। कोरोना महामारी के दौर में आज मेडिकल इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी है। हेल्थ इमरजेंसी के नाम पर पूरी लूट मची हुई है। मैं मानता हूँ कि आपदा के दौर में आपकी कोई ऑडिट नहीं होती, आपकी कोई जांच नहीं होती, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने स्वास्थ्य सेवा के नाम पे, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे आपने सदर अस्पताल में क्या दिया है, आपने सुपर फैसिलिटी अस्पताल में क्या दिया है, पीएससी में आपने क्या दिया है। आप जिस तरीके से मेडिकल इमरजेंसी के नाम पे देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, लूट मचाए हैं, जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आपको तत्काल डीजल पेट्रोल का दाम कम करना पड़ेगा और आपको किसी भी कीमत पर हिसाब देना ही देना पड़ेगा। आप शर्म करिए, आप देश की जनता के साथ खेल मत।
मंडलायुक्त आजमगढ़ की कार्यशैली ईमानदारी क्रमनिष्ठा से प्रभावित भारत रक्षा दल के लोगों ने आज उनके आवास पर पहुंचकर उनकी सेवा निवृत्ति से पूर्व उन्हें साल पुष्प प्रदान भेंट कर माल्यार्पण करके उनका सम्मान व उनके सुखी स्वस्थ दीर्घायु जीवन के लिए शुभकामना दिया। इस अवसर पर संगठन की महिला शाखा की जिलाध्यक्ष छाया अग्रवाल ने कहा कि आयुक्त महोदया जब से आजमगढ़ आई इनकी ईमानदारी व कार्यशैली से भ्रष्ट लोगों का भय व्याप्त हुआ, तो आज जनता काफ़ी खुश हुई और हर कोई आप तक शिकायत और सूचना पहुंचाने के लिए बेचैन रहता है। आप तक पहुंचे प्रार्थना पत्र और शिकायती पत्र पर दृढ़ता से तत्काल कार्रवाई होती है। आपके कार्य में कई भ्रष्टाचार के खुलासे व कार्रवाई हुई। जनपद में अपनी सेवा के अल्पकाल में ही अपने अच्छाई व न्याय चाहने वालों के दिलों में जगह बनाकर उनकी उम्मीद बन गई। आपकी कार्यशैली व दृढ़ता से हम भारत रक्षा दल के लोग संतुष्ट व खुश होते हैं। दुख इस बात की है कि मंडल को कम समय लिया, काश और मिलता तो तस्वीर कुछ और बदलती। आप सरकारी नौकरी से निवृत्त हो रही हैं, सेवा से नहीं। आपकी कार्य क्षमता, दृढ़ता, सेवा अनुभव का लाभ समाज को मिलेगी, ऐसी आशा है हमारी। भारत रक्षा दल के लोग इनका स्वागत करते हुए इनकी क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। इस अवसर पर नीतू मिश्रा, पुष्पांजलि गुप्ता, किरण श्रीवास्तव, किरण अग्रवाल, आराधना अग्रवाल, वैशाली रस्तोगी, प्रतिभा अग्रवाल, दुर्गेश श्रीवास्तव, सुनील वर्मा, निशीथ रंजन तिवारी, राज जन्म निषाद, ब्रिजेश मिश्रा, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद आसिफ आदि लोग उपस्थित रहे। भारत रक्षा दल महिला जिला अध्यक्ष यहाँ कमिश्नर साहिबा को हम लोग सम्मानित करने आए थे। भारत रक्षा दल की तरफ से मैं छाया अग्रवाल उनको बहुत सम्मानित करने आई थी और ये बहुत गौरव की बात है हम लोग के रक्षा दल वाले लोग के लिए कि आज ये अवसर हम लोग को मिला उनको सम्मानित करने के लिए। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा मंदुरी एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिए कि एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाएं और जो भी निर्माण कार्य अवशेष हैं उसे 15 दिन में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पार्किंग और लैंडस्केपिंग का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, जिस पर जिलाधिकारी ने राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर को सख्त निर्देश दिए कि कार्यों को प्रारंभ कराकर जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एयरपोर्ट पर साफ सफाई रखें और एयरपोर्ट के बाहर की गंदगी को डीपीआरओ के माध्यम से साफ कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने एसडीएम सगड़ी को निर्देश दिए कि एयरपोर्ट के पास सटे हुए जिन मकानों को हटाया जाना है उनका मूल्यांकन कर अद्यतन स्थिति पता कर भुगतान कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि मकान को वहां से हटाया जा सके। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, एसडीएम सगड़ी, प्रियंका प्रियदर्शी उपस्थित रहे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधि नियंत्रण करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में विगत 21 दिनों में कोविड-19 को कोई पुष्टि रोगी चिन्हित न होने पर उस हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त किए जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की आख्या के आधार पर पिछले 21 या उससे अधिक दिवसों की कोविड-19 को कोई पुष्ट रोगी न हो चिन्हित होने के कारण राजभर बस्ती, मोहल्ला सीताराम, राजस्व ग्राम महावतगढ़, गांगेपुर जहदर, गांगेपुर मठिया, सगड़ी हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। आज रैदेपुर स्थित जर्नलिस्ट क्लब के कार्यालय में प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें जनपद के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों से बात करते हुए क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी ने आईएमए के विगत दिन के बयान की घोर निंदा करते हुए कहा कि पत्रकारों और पत्रकारिता को डराने की कोशिश न की जाए। हम जनता की आवाज़ हैं और उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। जिस तरह से नगर का लाइफलाइन हॉस्पिटल द्वारा कोविड-19 के मानकों का उल्लंघन निरंतर किया जा रहा है और प्रशासनिक पकड़ का लाभ लेकर पक्षपात कर रहा है, यह कुत्सित विचार है और प्रशासनिक भेदभावपूर्ण रवैये पर सवाल उठाने वाले, लिखने वाले पत्रकारों और सामाजिक संगठनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जो लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की आवाज़ दबाने की कोशिश है। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा है। इस घटना के बाद पत्रकारों और सामाजिक संगठनों ने 14 सूत्रीय मांग का ज्ञापन आयुक्त आजमगढ़ और जिला अधिकारी आजमगढ़ को दिया था, जिस पर दोनों अधिकारियों ने जांच टीम गठित कर लाइफलाइन हॉस्पिटल के मानकों की जांच करने का आदेश दिया था।
अभी यह जांच चल ही रही थी, लेकिन आईएमए लाइफलाइन के बचाव में नियमों और संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस तरह से पूरी जांच प्रक्रिया हो रही है, रोकने का अनर्गल दबाव प्रशासनिक अधिकारियों पर डाल रहा है। यह सर्वथा अनुचित है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही यह मांग करते हैं कि लाइफलाइन ही नहीं बल्कि जनपद के सभी अस्पतालों के मानकों की जांच होनी चाहिए और आईएमए को इसमें आगे आकर सहयोग करना चाहिए, जिससे आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। साथ ही चिकित्सा विभाग से भी मांग की गई कि अवैध ढंग से चल रहे नर्सिंग होम को चिन्हित कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। हम लोग आजमगढ़ के पत्रकार संघों की तरफ से यह मांग करते हैं कि जिलाधिकारी और कमिश्नर चल रही जांचों को जितना जल्दी हो सके पूरा करके वैधानिक कार्रवाई करें। हम सभी पत्रकार प्रशासन के साथ हैं। इस मौके पर जनपद के तमाम पत्रकार उपस्थित रहे। लाइफलाइन हॉस्पिटल आजमगढ़ जनपद शहर का हॉस्पिटल है और हम लोग मानते हैं कि वो सकारात्मक दिशा में उसका काम भी ठीक है, किंतु सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कोविड-19 की अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं, जो सरकार ने जो मानक तय किए हैं, उन मानकों को लेकर के सवाल उठा है। और सवाल ये उठा है कि कोविड की जांच वहाँ पर जो लोग एडमिट हो रहे हैं उनकी हुई कि नहीं हुई, वहाँ से कोविड पॉजिटिव के मरीज पाए गए हैं। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन हॉस्पिटल नहीं कर रहा है। अब सवाल इस बात का है कि हॉस्पिटल की गुणवत्ता और उसके महत्व को लेकर नहीं, बल्कि सवाल कोविड की गाइडलाइंस को लेकर के। ऐसे में ये एक खबर चलती है सोशल मीडिया पर और उसको तमाम जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने उठाया इस बात को कि तमाम मरीज जो वहां एडमिट हैं उनकी जान पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में यहीं से इस पूरे प्रकरण की शुरुआत होती है, इसका प्रारंभ होता है। अब अस्पताल इसको व्यक्तिगत अपनी अस्मिता और प्रतिष्ठा से अगर जोड़ करके देखता है तो पत्रकारों का मानना है कि निश्चित रूप से वो एक गलत कदम है। अस्पताल इसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए पत्रकारों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज कराता है। तो ऐसे में पत्रकार इस पूरी अलख और आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछते हैं कि क्या जो मानक है प्रशासन के या स्वास्थ्य विभाग के, वो अन्यों के लिए भी वैसे ही है क्या जैसे इस बड़े अस्पताल के लिए है? ये सबसे अहम और बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल है। तो अगर मानक एक है तो फिर कुछ अस्पतालों को उसी प्रकरण में बंद किया जाता है, सील किया जाता है और एक दूसरे अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई में शिथिलता बरती जाती है। तो ऐसे में ये सवाल उठना बेहद लाजमी है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि वो इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी जल्दी से जल्दी करें और जितने भी नर्सिंग होम हैं आजमगढ़ में उनकी सबकी जांच होनी चाहिए कि वो मानक के अनुरूप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मसला है जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। प्रार्थना पत्र देंगे आप? जरूर हम ज्ञापन देंगे। इस मामले में ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी जांच के आदेश हुए हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जांच रिपोर्ट जिले के जो आला अधिकारी हैं उनको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो ताकि हमें भी हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल सके। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बनगांव की बाजार में लगे भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की उंगली को शाम लगभग 8 बजे कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ दिया। इससे खबर ग्रामीणों को लगी। इसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। इसकी सूचना जब पुलिस को हुई तो तत्काल निजामाबाद थाना प्रभारी अनवर अली और चौकी प्रभारी रत्नेश दुबे मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और मूर्ति का मरम्मत कराई गई। ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जैसा कि हम लोग मुझे फ़ोन आया कि बाबा साहब की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है जी, और उसके तुरंत 10 मिनट बाद आया हूँ तो देखा हूँ कि बाबा साहब की जो उंगली है जी, किसी ने तोड़ दी है।
तो अभी 1 घंटा हो गया प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने अब उंगली सही करवाया है। लेकिन ये अब की बार 5वीं 6वीं बार हो चुका है, जबकि पिछली बार हम लोग यहाँ मौजूद थे, सीओ साहब खुद आए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लाइट लग जाएगी और कैमरा दिया जाएगा। तो लाइट तो फिलहाल 10 दिन में लग गई, लेकिन कैमरा का भी कुछ पता नहीं चला, और शायद कैमरा लग जाता तो अब तक ये जो है दूसरी घटना ना होती। तो कहीं न कहीं से मान लीजिए हमारे समाज में जो लोगों का विचार है बाबा साहब के प्रति वो नहीं बदल रहा है, और जो हमारे सीओ साहब ने कहा है वो अपनी कही हुई बातों पर भी नहीं अमल किए हैं। इसका कहीं न कहीं हमें अफसोस है। आप लोगों की क्या मांग है, क्या मांग यही है कि जैसा सीओ साहब ने कहा कि कैमरा लग जाएगा, तो अभी तक तो लगा नहीं। तो हम चाहते हैं जो उन्होंने बात कही थी वो अपने बातों पर अब जाकर अमल करें, क्योंकि ये दूसरी घटना हो गई। उनके कहने के अनुसार 1 साल भी नहीं हुआ है, दूसरी घटना हो गई। तो जो उन्होंने कहा था आपसे अब कम से कम कल परसों में आन फान में उसको लगवाया जाए कैमरा को, ताकि ये दोबारा इस तरह से कोई बड़ा बखेड़ा ना हो और किसी में मानस में की तनाव हो या कोई किसी में झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, क्योंकि ऐसे हालात में कहीं ना कुछ गलत हो जाता है। तो मैं गुजारिश करूंगा प्रशासन से और तमाम लोगों से, सीओ साहब कल यहाँ पर आए, मौजूदा हालत देखें और 2-3 दिन के अंदर में इस पर जो कैमरा लगाने की बात उन्होंने कही थी उसको पूरा करें। एसओ साहब क्या कहें? एसओ साहब ने भी कहा कि हम आपकी बात से सहमत हैं, सीओ साहब तक की बात पहुँचाएँगे। लेकिन हम तो पिछली बार खुद थे, सीओ साहब हम तो खुद कहे थे कि हरचंद जी ऐसा है कि कैमरा लग जाएगा 1 हफ्ता 15 दिन में, लेकिन कैमरा तो नहीं लगा। लाइट तो लग गई लेकिन कैमरा नहीं लगा। थैंक यू। आजमगढ़ जिलाधिकारी से आईएमए का प्रतिनिधि मंडल मिला और सोशल मीडिया पर निजी अस्पतालों के विरुद्ध भ्रामक अफवाह फैलाने वाले पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में आईएमए का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और सोशल मीडिया पर निजी अस्पतालों के विरुद्ध भ्रामक अफवाह फैलाने वाले कुछ लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान डॉक्टर डीपी राय, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर अर्चना मैसी, डॉक्टर सुस्ती सिंह सहित शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस व रोडवेज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने जहानागंज के थाना के धर्मपुर के प्रधान के छोटे भाई सुनील कुमार यादव द्वारा अवैध कट्टा की सप्लाई कंडक्टर को की गई थी। पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कट्टा बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार कंडक्टर को कोई बाहरी व्यक्ति गोली नहीं मारा था, बल्कि कंडक्टर द्वारा सोते समय लोडेड कट्टे को अपने कमर में खोसा हुआ था, जिससे अचानक फायर हो गया था। ज्ञात हो कि 25 जुलाई को रोडवेज परिसर में संविदा कंडक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी थी, जिससे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसकी जांच फॉरेंसिक की टीम और डॉक्टर द्वारा की गई, जिससे मालूम हुआ कि गोली लगने की जगह ऐसी है जहां सोए हुए व्यक्ति को कभी गोली कोई नहीं मार सकता। पुलिस ने कंडक्टर पर दबाव बनाया, तब जाकर घटना का खुलासा हुआ। आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। देखिए 25 तारीख को करीब 9 बजे रात में एक संविदा पे ड्राइवर है रोडवेज में, उसके हिप पे गोली लगी। जब उसको ले जाया गया हॉस्पिटल तो उसको ब्लैकनिंग आई, लेकिन जो वो लड़का जो ड्राइवर स्टोरी बता रहा था कि वो वर्कशॉप में बस स्टैंड में वर्कशॉप में पीछे कुंडी लगा के सो रहा था, तो किसी ने खिड़की से मारा, कट्टे से मारा है, उसको गोली लगी है। जब उससे पूछा कि भाई किससे, तुम्हारी रंजिश से, तो बताया हमारी रंजिश किसी से नहीं है, ना हमको किसी पे डाउट है। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, लेकिन जब डॉक्टर से उसकी फॉरेंसिक कराई गई तो पता चला कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह की इंजरी है और जिस तरह की ब्लैकनिंग आई है वो एकदम नज़दीक से ही हो सकता है। बाद में हम लोग को डाउट होने लगा कि निश्चित रूप से इससे खुद ही ये गोली चली है। बाद में उसको साइकोलॉजिकली हम लोग इंट्रोगेट करते रहे और उसने कन्फेस किया कि हम कट्टा रखे हुए थे और कट्टे की वजह से ये अचानक जो है फायर हो गया, मैंने हिप पे लग गया। फिर जा कर के उसने कट्टा बरामद कराया। कट्टा जिससे लिया था उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, वो उसका भतीजा, उसी ने कट्टा दिया था। और जिस रात ये गोली लगी थी, ये जब भतीजा उसको देखने के लिए गया था तो उसने ये भी बताया था कि हमें से गलती हो गई, लेकिन चूँकि पुलिस को गुमराह कर रहा था, कहानी बार बार बदल रहा था, इसलिए उसको भी पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। और ये जिसने कट्टा सप्लाई की उसका भतीजा, इसको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाए। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद के सभी स्वास्थ्य केंद्रों एवं ऐसे कार्यालयों में जहां आम जनता का आवागमन ज़्यादा हो, वहां पर कोविड केयर हेल्प डेस्क बनाए जाने के निर्देश प्राप्त हुआ है।
उक्त के क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने समस्त कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए कि अपने अपने कार्यालयों में कोविड केयर हेल्प डेस्क बनाकर उन पर कर्मचारी की ड्यूटी लगाएं एवं कोविड केयर हेल्प डेस्क पर थर्मल स्कैनर व सैनिटाइजर उपलब्ध कराएं, जिससे कि आगंतुकों को थर्मल स्कैनिंग व हाथों को सैनिटाइज कराया जा सके। इसके साथ ही साथ आगंतुकों का रजिस्टर में नाम व पता दर्ज करें। जिलाधिकारी द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित कोविड केयर हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व प्रेषित सैंपल्स में से 5 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें से 2 व्यक्ति कोमल कॉलोनी पलहनी, 1 व्यक्ति हाजीपुर आजमगढ़, 1 और व्यक्ति नौरसिया लालगंज तथा 1 व्यक्ति तरवा आजमगढ़ का रहने वाला है। सीएमओ ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार अब तक कुल 230 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 56 एक्टिव केस है, 167 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 7 मरीज की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कुल 56 एक्टिव केस जनपद में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। लखनऊ में जीपीओ के पास प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यूपी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू किया। कांग्रेस नेताओं ने डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला और इसे जेब काटने की नीति बताया है। कांग्रेस पार्टी केंद्र व प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों, डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने व आरक्षण में छेड़छाड़ के विरोध में जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश मौर्य ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश में चारों तरफ हर रोज हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं, जिनमें तमाम घटनाओं को भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सरकार के समक्ष रखा है। प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो गया है। चारों तरफ त्राही मचा हुआ है। किसानों की समस्या अलग, खरीद की बुआई, धान की कटाई शुरू होने वाली है, किंतु कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में किसान के पास खाद क्रय करने की क्षमता नहीं है तथा डीजल पेट्रोल की कीमतें अलग अलग आसमान छू रही है। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्याएं को तत्काल रोकने की मांग की गई है और बेरोजगार और नवयुवकों को रोजगार दिलाने की मांग की गई है। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मैं ब्रजेश मौर्य, आजमगढ़ जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा। तो क्या मामला, आप लोग डीएम साहब को ज्ञापन सौंपे? हम लोग पेट्रोल की बढ़ती और डीजल की बढ़ती हुई कीमत को सरकार वापस ले और गरीबों पर जो उत्पीड़न हो रहा है सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। गरीबों का जो हक अधिकार चाहिए उसको मिल नहीं रहा है, जिसे चाहिए उससे नहीं मिल रहा है। और बाकी हमारे प्रभारी जी बताएंगे। प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। उसके संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षकों की दैनिक स्थिति खराब होती जा रही है। सरकार को कई बार प्रार्थना पत्र लेकर अपनी बिगड़ रही आर्थिक स्थिति के बारे में बता चुके हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में सोमवार को अखिल भारत सेवा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के दुर्गावती ने जिला अधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और अवगत कराया। और अखिल भारत सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार ने कहा, शिक्षक एक स्वाभिमानी व्यक्ति होता है जो अपने आर्थिक स्थिति के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता। ऐसी स्थिति में सरकार को प्राइवेट शिक्षकों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है। मैं आईसू का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार गुप्ता। हम लोग प्राइवेट शिक्षक हैं और 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, जिस कारण से फीस नहीं मिल पा रहा है विद्यालय को। और जब विद्यालय को फीस नहीं मिल पा रहा है तो हमें वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। और हम चाहते हैं कि हमें भी सरकार जो है आर्थिक सहायता दे। तो इस संबंध में जब बात हुई, वार्ता हुई है, तो क्या कहेंगे? डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस बात का हम पता करेंगे कि किस किस विद्यालय में अध्यापकों का क्या स्थिति है। जो लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं उन्हें हम आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। किस विद्यालय में पढ़ाते हैं आप लोग? हम लोग अलग अलग विद्यालय से अलग अलग टीचर हैं। मैं माहौल से एडवांस पब्लिक स्कूल से हूँ।
ठीक। कहाँ की रहने वाली हैं? तिवारी क्या समस्या आप डीएम साहब के लेके आएंगे? प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। हमारी समस्या है कि हम लोगों का वेतन नहीं मिल पा रहा और लॉकडाउन की वजह से हम लोग समझिए हम लोग परिस्थिति बहुत ही बेकार है। हम लोग ये चाहते हैं डीएम साहब हम लोगों का बड़ी कोशिश के आधार पर कुछ हम लोगों की मदद करें। अच्छा, विद्यालय प्रबंधक क्या कहते हैं आप लोग को? वो लोग कहते हैं कि जब तक गार्जियन हम लोगों का फीस नहीं बच्चों का देंगे तो कैसे हम आप लोगों को देंगे, जब गार्जियन नहीं है सचिव तो आप लोगों का भी नहीं फीस दिया जा सकता है। लेकिन ये बताइए, जब विद्यालय में बच्चे पढ़े ही नहीं हैं, कुछ किया नहीं, तो अभिभावक फीस क्यों देगा? ये आप लोगों ने नहीं कहा। आप लोगों ने अपना काम किया ना वहाँ पे, तो फिर अब मान लीजिए कि बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो 2-4 महीना पहले ही नहीं दिए पेमेंट। अब 2-4 महीने से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। अब फिर उसके बाद 2-4 महीने बाद ही नहीं हम लोगों का मिलेगा तो हम लोग जीवन कैसे आएंगे? कितने महीने का फीस नहीं मिला? तो हम लोग 3-4 महीने का नहीं मिल रहा है। पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती महंगाई को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान के नेतृत्व में पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राजपथ को पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी तथा किसानों की आवश्यक वस्तुओं में बढ़ोतरी को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। डॉक्टर आसिफ, जिलाध्यक्ष पीस पार्टी आसिफ। आज आप लोग जिलाधिकारी महोदय के आए हैं, क्या मामला है? ये डीजल पेट्रोल में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसी के लिए ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति महोदय को द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ अहमद जिला कोषाध्यक्ष पीस पार्टी। आज आप लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या मामला है? ज्ञापन देने का मामला ये था कि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल में वृद्धि हुई है उसकी हमारी मांग है कि उसको तुरंत कम किया जाए, क्योंकि वो किसान विरोधी है। किसानों को उसी से पूरी खेती ट्रैक्टर हो या सिंचाई हो बगैर डीजल से नहीं हो सकती। उससे डीजल पड़ने से किसान पूरी ज़्यादा परेशान है। उसी की मांग हमने राष्ट्रपति महोदय को उन्हें ज्ञापन सौंपा है। तो आगे आप लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो क्या? हमारी मांग पूरी, हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्देश होगा हमारा ये पूरे प्रदेश में आज कार्यक्रम है। सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग सामाजिक दूरी को ख्याल रखते हुए हम लोगों ने भीड़ ना करके हमने ज्ञापन सौंपा है। ये पूरे प्रदेश में हमारा आज कार्यक्रम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फिर दोबारा जो भी निर्देश होगा उस पर हम लोग रणनीति बनाकर आंदोलन। मंडलायुक्त आजमगढ़ की कार्यशैली ईमानदारी कर्मनिष्ठा से प्रभावित आनंद गुप्ता, जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा आजमगढ़ के लोगों ने आज उनके आवास पर पहुंचकर उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व ने साल पुष्प प्रदान और हाथ से बनी पेंटिंग भेंट कर माल्यार्पण कर उनका सम्मान व उनके सुखी स्वस्थ दीर्घायु जीवन की शुभकामना दिया। इस अवसर पर आनंद गुप्ता, जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा ने कहा कि आयुक्त महोदया जब से आजमगढ़ आई इनकी ईमानदारी व कार्यशैली से भ्रष्ट लोगों में भय व्याप्त हुआ तो आज जनता काफी खुश हुई है। हर कोई आप तक शिकायत व सूचना पहुंचाने के लिए बेचैन रहता है। उन्होंने कहा कि आप सरकारी नौकरी से निवृत्त हो रही हैं, सेवा से नहीं। आपकी कार्य क्षमता, दृढ़ता, सेवा, अनुभव का लाभ समाज को मिलेगी, ऐसी आशा है हमारी। क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन किया गया। देशव्यापी लॉकडाउन भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा 30 जून 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 24 जून 2020 की रात्रि को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के मोहल्ला कासिमगंज तहसील सगड़ी में 2 व्यक्ति, यादव बस्ती हथनौर खुर्द तहसील फूलपुर में 1 व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के वार्ड नंबर 4 मोहल्ला कासिमगंज, नगर पंचायत बिलरियागंज तहसील सगड़ी में 2 व्यक्ति, दूसरा यादव बस्ती हथनौर खुर्द तहसील फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री से शिकायत पर हुई जांच तो निर्दोष मिला आजमगढ़ का यह युवक। फर्जी मुकदमे में 95 दिनों तक सजा काटने के बाद अब तरवा थाना क्षेत्र के राधेश्याम को आज़ादी मिल गई है।
आपको बता दें कि फर्जी मुकदमे में 95 दिनों तक सजा काटने के बाद एक युवक को जेल से आज़ादी मिली और वह बाइज्जत बरी हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लेने के बाद जब जांच हुई तो जेल में बंद युवक निर्दोष साबित हुआ। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति राधेश्याम यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजा और अपने आप को उस पत्र के माध्यम से निर्दोष बताया था, जिसके बाद सीएम ने जांच के आदेश दिए और उसके बाद आजमगढ़ प्रशासन ने उसको निर्दोष साबित करते हुए आज बाइज्जत बरी कर दिया है। है आपका राधेश्याम यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सराय भाली है, थाना तरवा हमारा। अच्छा, आज आप यहाँ आए हैं, क्या हमने आए हैं 2015 में हमको गोली मारी गई थी, फिर 2018 में मारी गई थी। उसके बाद वो लोग सुलह करने के लिए दबाव दे रहे थे, हम गवाही कर रहे थे कोर्ट में, हमारे भाई साहब और हम दोनों लोग गवाही कर रहे थे और ये लोग सुलह करने के लिए दबाव दिए, हम नहीं किए, इसलिए ये लोग फायर कर दिए, 2-3 चोट फायर कर दिया और रामनोल यादव फायर करके रमाकांत रमात्रे और ये लोग हमको फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल भेज दिया। हमने 3-4 महीने जेल में था, 3.5 महीने लगभग। फिर जेल से हमको बाइज्जत DIG साहब के तहत जाँच किए गई उच्च अधिकारी द्वारा और उसके मुकदमे में हमको बरी किया गया। कितने दिन आप जेल में रहे? 3 महीना 10 दिन। अभी क्या परेशानी आपको है? परेशानी सर हमारी जान माल की खतरा है, हमें मतलब सुरक्षा के लिए हम गुहार लगा रहे हैं, सुरक्षा दी जाए। फंसाया या गोली मारी, क्या उनसे कोई पुरानी रंजिश थी? हाँ, हमको गोली मारे थे 2015 में, उसी की हम गवाही। किस बात के लिए गोली मारे थे? कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं, चुनाव हमारे भाई साहब BDC जीते थे इसीलिए। चुनावी रंजिश जी। खबर आजमगढ़ से है, जहां के बिंदौल के प्रधान के ऊपर मंडलायुक्त को दिए गए शिकायती पत्र के माध्यम से गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधान द्वारा ग्राम समिति के गठन के पूर्वी ग्राम निधि खाते से काफी पैसा अपने व अपने चहेतों के नाम निकालकर सरकारी धन का गबन कर लिया गया है। शिकायत सरकारी धन के गबन से जुड़ी होने के कारण आयुक्त कनक त्रिपाठी ने अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन करते हुए निर्देशित किया कि प्रार्थना पत्र में दर्शाए गए बिंदुओं की बिंदुवार जांच करके शीघ्र आज्ञा प्रेषित करें। जांच के दौरान जांच कमेटी ने विभिन्न पहलुओं पर जांच की। जांच के दौरान समिति ने पाया कि ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली अनियमित एवं दोषपूर्ण है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी पूर्णतः दोषी एवं उत्तरदायी हैं। ग्राम निधि खाते के प्राप्त बैंक स्टेटमेंट से स्पष्ट हुआ कि ग्राम प्रधान द्वारा 2 दिसंबर 2016 से लेकर ग्राम समिति के गठन दिनांक 4 मार्च 2018 तक ग्राम निधि खाते से 8,60,932 रुपये का आहरण नियम विरुद्ध किया गया है, जिसमें कई बार एक ही व्यक्ति के नाम एक ही तिथि में कई भुगतान किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता ने भी आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान द्वारा सिंचाई बंधे पर लगाए गए सूखे एवं हरे पेड़ों को काटकर अवैधानिक तरीके से निस्तारित किया गया है। अवैधानिक तरीके से पेड़ों को काटे जाने के प्रकरण में आयुक्त ने वन एवं पुलिस विभाग से गहन जांच कराने का निर्देश दिया। तो ही वित्तीय अनियमितता के संदर्भ में जिलाधिकारी आजमगढ़ को निर्देशित करते हुए कहा कि जांच कमेटी द्वारा जांच में वित्तीय अनियमितता के पाए गए दोषियों से दुरुपयोग की गई धनराशि की रिकवरी करने के साथ साथ सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराते हुए 1 सप्ताह में आयुक्त कार्यालय को अवगत कराएं। बिंदौल गांव के प्रधान द्वारा बिना कमेटी के गठन हुए काफ़ी पैसा निकालकर अपने करीबियों के नाम से गबन कर लिया गया। इस बात की शिकायत मेरे द्वारा ब्लॉक स्तर व जिला स्तर पर कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रधान व उसके करीबियों के द्वारा मामले की जांच नहीं होने दे रहे थे। इस बात की शिकायत आयुक्त महोदय से जब मैंने की तो आयुक्त महोदय ने मेरी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच कमेटी से कराई। कमेटी ने जांच के दौरान प्रधान व सेक्रेटरी को दोषी पाया।